हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जिके ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज़ में अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर को डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने 50 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में इस सीरीज़ का दूसरा सबसे हाई वेटेज टॉपिक यानी कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चाहे एसएससी सीजीएल एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लोगे आप, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, नियुक्तियाँ हुई हैं, वहाँ से 100% सवाल पेपर में छपता ही छपता है। पिछले 1 से 1.5 साल के भीतर जितने भी राज्यों के चीफ मिनिस्टर बदले हैं, जितने भी राज्यों के गवर्नर्स बदले हैं, या जो भी पहली महिला प्रमुख बनी है, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इसी लेक्चर में पूरा कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप करंट अफेयर का OSS पैकेज एनरोल करेंगे। हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज है करंट अफेयर का, जहां पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, सभी PDF, सभी मॉक टेस्ट एक ही जगह पर अवेलेबल करा दी जाते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है, 100 रुपये के आसपास ये साल भर के लिए आपको पड़ जाता है पैकेज। आप इसको एनरोल कर लीजिएगा। अलग अलग आपको वीडियो की PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो OSS पैकेज को एनरोल करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जिके ट्रिक एप्लीकेशन से भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अब बिना किसी देरी के सेशन की तरफ चलते हैं। एक एक करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तकरीबन हम लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एंगल से एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। साथियों, TVK, अगर हम TVK का फुल फॉर्म देखें तो होता है तमिलगा वेत्री कड़गम। इस पार्टी के नेता C. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में 10 मई 2026 को शपथ ली है। उनकी नई पार्टी TVK ने अपनी पहली ही चुनावी जीत में राज्य में पिछले 59 सालों से चले आ रहे द्रविड़ पार्टियों के दबदबे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन? C. जोसेफ विजय। एक और इंपॉर्टेंट चीज, C. जोसेफ विजय जो है पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट विधानसभा सीटों से विधायक चुने गए हैं। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने उन्हें मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनसे पहले तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन थे? MK स्टालिन थे, ठीक है, जो कि कोलाथुर सीट से अपना चुनाव हार गए हैं इस बार। अगर हम इस नए कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट विस्तार में कुल 33 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 4 महिला मंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही लगभग 6 दशकों के बाद कांग्रेस पार्टी की स्टेट कैबिनेट में वापसी भी हुई है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट निकल कर आते हैं जहाँ पर हमको नए चीफ मिनिस्टर देखने को मिले या फिर वो चीफ मिनिस्टर सुर्खियों में रहे हैं। तो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ आपको। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बने हैं। पश्चिम बंगाल में गजब का चुनाव देखने को मिला। TMC जो है इस बार देखिए सत्ता में नहीं रही, BJP सत्ता में आई है और BJP की तरफ से शुवेंदु अधिकारी जो है ये चीफ मिनिस्टर बने हैं पश्चिम बंगाल के। पौंडीचेरी की बात करें तो N. रंगास्वामी। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? VD सतीशन। असम के डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। कर्नाटक के DK शिव कुमार। बिहार के सम्राट चौधरी और मणिपुर के युमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है, ये सारे चीफ मिनिस्टर आपको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है, क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर नंदकिशोर यादव ने नागालैंड के 23वें गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मार्च 2026 में इस पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है, जो कि मणिपुर के गवर्नर होने के साथ साथ नागालैंड के एडिशनल चार्ज भी संभाल रहे थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं आर्टिकल 239 के तहत UT जो होती है केंद्र शासित प्रदेश, उनके राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नर ध्यान रखिएगा, हरियाणा के बने हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष और महाराष्ट्र के आचार्य देवव्रत। यहाँ पर पूछा गया है नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? नंदकिशोर यादव ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो RM नचम्मई भारत के किसी भी कार्यशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट बन चुकी है। उनकी यह नियुक्ति न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत की गई, जो कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन भी है। यहाँ पर ध्यान रखने बात यह है कि भारत सरकार ने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए साल 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हासिल करने का टारगेट रखा है। करेक्ट आंसर होगा RM नचम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, सीनियर ब्यूरोक्रेट है ज्ञानेश कुमार। उनको भारत का 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। 1988 बैच के केरल कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। किसका? राजीव कुमार का। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत
चुनाव आयोग की स्थापना की गई, जो कि देश में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा चुनावों का संचालन करता है। ज्ञानेश कुमार यहाँ पर करेक्ट होगा, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है 267वें पोप के रूप में किसे चुना गया? 267 पोप। तो ईसाई समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक गुरु यानी कि 267वें पोप की बात करें तो उनके रूप में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को यहाँ पर चुना गया है। किसे? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। उन्होंने पद संभालते ही अपना नया आधिकारिक नाम पोप लियो 14 रखा है। उन्होंने पोप फ्रांसिस का स्थान लिया है। वेटिकन सिटी में आयोजित एक विशेष कॉन्क्लेव के माध्यम से सर्वसम्मति से उनका चुनाव किया गया। यह ईसाई इतिहास में पहली बार हुआ है जब अमेरिकी मूल का कोई व्यक्ति वेटिकन सिटी का पोप बना है। यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट आता है जुलाई में रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 1989 बैच के पंजाब कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी पराग जैन को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसका प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। रॉ का चीफ बनने से पहले पराग जैन इसके टेक्निकल विंग यानी कि एआरसी एविएशन रिसर्च सेंटर के हेड के रूप में काम कर रहे थे। रॉ भारत की सबसे प्रमुख फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका मुख्य काम देश की बाहरी सुरक्षा के लिए गुप्त और रणनीतिक जानकारी जुटाना होता है। यहाँ पर पराग जैन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का अध्यक्ष किसे चुना गया 2025 से 2028 के लिए? तो IIAS का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। भारत को पहली बार IIAS का अध्यक्ष चुना गया। इस इंटेलिजेंस काउंसिल में भारत का प्रतिनिधि सीनियर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर वी श्रीनिवास कर रहे हैं। इस संस्था की स्थापना साल 1930 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। भारत को यह ग्लोबल लीडरशिप मिलना देश के डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है। किसे चुना गया अध्यक्ष के रूप में? भारत को। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस लीसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह इस उच्च न्यायालय की कमान संभालने वाली इतिहास की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनी है। उन्होंने धीरज सिंह ठाकुर का स्थान लिया है। उच्च न्यायालय में जजों और चीफ जस्टिस की नियुक्तियां या फिर ट्रांसफर भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 और आर्टिकल 222 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ये चीज आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट आता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ओडिशा कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं वीर विक्रम यादव। इनको DGCA का नया महानिदेश नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर फैज अहमद किदवई का स्थान लिया। DGCA भारत में सिविल एविएशन को रेगुलेट करने वाली सबसे प्रमुख संस्था है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? के राम मोहन नायडू हैं। यहाँ पर होगा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट, वीर विक्रम यादव। नेक्स्ट है 30 मार्च 2027 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? पीयूष आनंद का। 30 मार्च 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाते हैं। अभी साथियों काफी बच्चों की क्वेरी आई थी और लगातार मुझे फोन भी आ रहे हैं कि सर अभी SSC CGL के लिए किस तरीके से हम करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो उसको लेकर क्या प्लान बनाया मैंने आपके लिए, चलिए एक बार समझ लेते हैं। करंट अफेयर के अंदर आपको स्कोर करना है। करंट अफेयर में 100% स्कोर करना है। बिल्कुल ईजी तरीका है, आप करंट अफेयर के अंदर इजीली मार्क्स ला सकते हो। बट सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़े करंट अफेयर के अंदर, कौन सा करंट अफेयर एग्जाम के अंदर आएगा, और अभी जो SSC एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, करंट अफेयर उसमें कैसे क्रैक करें। फ्रेंड्स, ऐसे समय में जब एग्जाम आपसे 2-3 महीने दूर होती है, बच्चे क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। मंथली मैगजीन पढ़ने लगते हैं, 300-400 पेज के मैगजीन शुरू कर देते हैं पढ़ना। यूट्यूब के वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। हजारों लाखों वीडियो डले हुए, वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। टेलीग्राम में जो PDF फॉरवर्ड होती है उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई न्यूज़ ऐप लगा के वहां से कंटेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्चफुल अगर आप अप्रोच नहीं फॉलो करोगे तो करंट अफेयर को क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसे में फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 1000 करंट अफेयर जो है वो निकाले हैं SSC CGL 2026 के लिए। अब आप बोलोगे कि ये 1000 करंट अफेयर क्या गारंटी है कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन फंसे? तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि 1000 क्वेश्चन ऐसे नहीं निकाल दिए रैंडम बस पकड़ के कि यार अलग अलग टॉपिक पकड़े और हर टॉपिक में से 25-25, 30-30 क्वेश्चंस निकाल दिए। ऐसे नहीं करें। यहां पर हमने क्या करा है, पिछले SSC CGL के 5 साल के सभी शिफ्ट के सभी पेपर को फुल्ली तरीके से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में क्या पैटर्न निकल कर आया, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। यहां पर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर के अंदर हमको स्ट्रॉन्गेस्ट करंट अफेयर एरिया देखने को मिला, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब स्पोर्ट्स करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन निकल कर आया जो अपने आप में 20% वेटेज रखता है। इतने क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल रहे हैं और लगातार वेटेज बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन, ये वाला जो एक सेगमेंट है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं।
स्पेस करंट अफेयर सेक्शन, रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ रहे हैं। अपॉइंटमेंट वाला जो पार्ट है स्टेबल है, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता है, वो पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी रिसर्च निकली है और इन रिसर्च को ध्यान में रख के ही हमने आपके लिए ये जो 1000 करंट अफेयर है वो प्लान करें। इन 1000 करंट अफेयर के फीचर क्या क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने बनाए हैं आपके लिए, टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर सेग्रीगेट किया जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है आंसर के साथ में आपको, जो भी आगे बताने वाला हूँ। पिछले 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर जो है आपके कवर हो जाते हैं इन 1000 करंट अफेयर के थ्रू। लेटेस्ट अपडेटेड रहेंगे आप करंट अफेयर से। मान लो आप आज इस पीडीएफ को या ई बुक को डाउनलोड करते हो, तो आज अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप जून में इसको डाउनलोड कर रहे हो और एग्जाम आपकी अगस्त या सितंबर में होने वाली है, तो आपको हर मंथ यहाँ पर इस पैकेज के अंदर एक अपडेटेड फाइल मिलती रहेगी, जिससे कि आप जब तक एग्जाम ना हो जाए करंट अफेयर से हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा रिवीजन करने में आपको बड़ी ईजी होगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, आप इसको 5 से 6 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सैंपल देख लेते हैं एक बार किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक, अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स हो गए, बुक्स ऑथर हो गए, डिफेंस रिलेटेड, ये यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखे हमने क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बात करते हैं कि आप इस पैकेज को कहाँ से एनरोल कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे पीडीएफ सेक्शन में आपको जाना है। कहाँ पर? पीडीएफ सेक्शन में। पीडीएफ सेक्शन में जाओगे, करंट अफेयर वाला सेक्शन दिखेगा, इसमें जाना है आपको। उसके बाद में ट्रेंडिंग करंट अफेयर वाला पार्ट दिखेगा, यहाँ पर जाओगे, आपको 1000 करंट अफेयर जो है वो पैकेज दिख जाएगा। आप यहाँ से इसको एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखी है हमने इसकी, लगभग 24 रुपीज़ प्राइस है इसकी। आप 24 रुपये में इस पीडीएफ को, इस ई बुक को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान करके आपके लिए 1000 करंट अफेयर बनाए हैं। 100% आपको फायदा जरूर मिलेगा, तो जरूर चेकआउट करिएगा। वापस चलते हैं हमारे लेक्चर पर। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सुदर्शन पटनायक अपनी कला के माध्यम से लोगों को इस जनगणना में भाग लेने के लिए अवेयर करेंगे। यह भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी और आज़ादी के बाद की 8वीं। खास बात यह है कि देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इस जनगणना के आधिकारिक शुभंकर मास्कॉट की बात करें तो क्या रखे गए हैं? प्रगति और विकास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ नेवी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय रक्षा बलों के नेतृत्व में बहुत ही बड़ा बदलाव करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत का अगला सीडीएस नियुक्त किया गया। उन्होंने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला नेवी चीफ नियुक्त किया गया। यह भी आप क्लियर रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट अशोक कुमार लाहिड़ी, उनको नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर सुमन के बेरी की जगह ली है। अशोक लाहिड़ी की बात करें तो इससे पहले देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में रह चुके हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री करते हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक मिलता है। यहाँ पर अशोक कुमार लाहिड़ी बी आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार ने रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई। रोहित जैन ने इस पद पर टी रविशंकर का स्थान लिया है, जो कि हाल ही में अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। आरबीआई के स्ट्रक्चर में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में डिप्टी गवर्नर की टीम में स्वामीनाथन जे, डॉक्टर पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू और अब रोहित जैन शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर बी आंसर। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। प्रसून जोशी इससे पहले CBFC सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। प्रसार भारती भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, जिसके अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन आते हैं। यहाँ पर प्रसून जोशी। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेस्कॉम जो है, देखिए, भारत के IT और BPO उद्योग का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के टेक इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना। हाल ही में अभी श्रीकांत वेलामकन्नी को नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने सिंधु गंगाधरन को रिप्लेस किया। यहाँ पर सी आंसर। वर्ष 2026-27 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो टाटा केमिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO
आर मुकुंदन ने वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए प्रेसिडेंट का पदभार संभाला है। उन्होंने इस पद पर राजीव मेमानी को रिप्लेस किया। इसके साथ ही शाश्वत गोयनका को CII में नए उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। CII की बात करें तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में से एक है, जो कि देश के बिजनेस डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। यहाँ पर आर मुकुंदन। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के सीनियर IAS अधिकारी सौरभ विजय को UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की जगह ली है, जिन्हें अब टूरिज्म मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बनाया गया। UIDAI की बात करें तो भारत सरकार की वह प्रमुख संस्था है जो कि देश के नागरिकों को आधार नंबर जारी करने और उससे जुड़ी डिजिटल सर्विसेज का पूरा मैनेजमेंट संभालती है। इस संस्था की स्थापना साल 2009 में हुई थी और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन नीलकंठ मिश्रा हैं। यहाँ पर बात हो रही है CEO की, कौन है? सौरभ विजय। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को NCLT का नया अध्यक्ष चुना है। उनकी ये जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई 5 साल की अवधि या फिर 67 वर्ष की आयु तक के लिए की गई है। NCLT भारत में कॉर्पोरेट और इंसॉल्वेंसी दिवाला मामलों के फास्ट ट्रैक निपटारे के लिए काम करने वाला एक प्रमुख क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इस न्यायाधिकरण की स्थापना 1 जून 2016 को कंपनी लॉ बोर्ड को रिप्लेस करके की गई थी। यहाँ पर जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो BCCI ने पूर्व क्रिकेटर सितांशु कोटक को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया है। सितांशु कोटक ने इस पद पर विक्रम राठौर की जगह ली है। इससे पहले सितांशु कोटक साल 2014 में घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं। अगर भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ की बात करें तो वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? गौतम गंभीर हैं। वहीं महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में अमोल मजूमदार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच कौन बने हैं? तो सितांशु कोटक। नेक्स्ट आता है, हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत सरकार ने असम मेघालय कैडर के सीनियर IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का नया महानिदेशक मतलब DG नियुक्त किया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, इससे पहले वे असम के पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में शानदार सेवा दे चुके हैं। उनका जो कार्यकाल होगा वो नवंबर 2027 तक रहेगा। CRPF की बात करें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो भारत का सबसे बड़ा पैरा मिलिट्री फोर्स है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये बल जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इमरजेंसी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में एंटी माओवादी ऑपरेशंस को लीड करता है। यहाँ पर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष V नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया? तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करते हुए V नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने डॉक्टर S सोमनाथ का स्थान लिया है, जो कि अपना 3 साल का शानदार कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो चुके हैं। V नारायण जो है साल 1984 में इसरो से जुड़े थे। वर्तमान में LPSC के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। उनके अचीवमेंट की बात करें तो उन्होंने भारत के बाहुबली रॉकेट GSLV Mk3 के सबसे महत्वपूर्ण CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। तो क्लियर रखिएगा, इसरो के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? V नारायण बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शॉट पुटर बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। उन्होंने आदिल सुमरीवाला की जगह ली है, जो कि साल 2012 से लगातार इस पद पर बने हुए थे। इसके साथ ही संदीप मेहता को AFI का नया सेक्रेटरी चुना गया है। बहादुर सिंह सागू ने साल 2002 के बुसान एशियन गेम्स में शॉटपुट इवेंट में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था और वे ओलंपियन भी रह चुके हैं। यहाँ पर बहादुर सिंह सागू। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया है। जस्टिस खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल बने। उन्होंने देश के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लिया है। भारत में सरकारी स्तर पर करप्शन को रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इस संस्था का गठन किया गया था। लोकपाल कमेटी में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 मेंबर होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता है। तो दूसरे लोकपाल कौन नियुक्त किए गए? अजय माणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं अनिल कुमार लोहाटी, उनको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया है।
उन्होंने इस पद पर पीडी वघेला को रिप्लेस किया। ट्राई की बात करें तो भारत में टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क को रेगुलेट करने वाली देश की सबसे पावरफुल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। आईआरसीटीसी का चेयरमैन एंड एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी का नया चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया। रेल मंत्रालय ने उनकी उत्कृष्ट और बेहतरीन सेवाओं के लिए उन्हें 1999 और 2019 में रेल मंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। आईआरसीटीसी का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। यह भारतीय रेलवे की पूरी खान पान व्यवस्था, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकट बुकिंग से जुड़ी सभी एक्टिविटीज का कार्यभार संभालता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। यहाँ पर संजय कुमार जैन। अगला क्वेश्चन है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इंजेती श्रीनिवास को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी माना जाता है। इस महत्वपूर्ण एक्सचेंज की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका हेडक्वार्टर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। किसे चेयरमैन बनाया गया? एनएससी का इंजेती श्रीनिवास को। नेक्स्ट है, भारत के 29वें महालेखाकार नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत सरकार ने टीसीए कल्याणी को देश का 29वां महालेखाकार नियंत्रक सीजीए नियुक्त किया है। सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सीजीए का यह पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसके अंतर्गत आता है। उनका मुख्य काम भारत सरकार के पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को देखना, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखना और आंतरिक ऑडिट की निगरानी करना होता है। यहाँ पर टीसीए कल्याणी बी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल का। तो केंद्र सरकार ने सीनियर अधिकारी संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, डीजी नियुक्त किया है। सशस्त्र सीमा बल भारत का एक प्रमुख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस बल का गठन 20 दिसंबर 1963 को हुआ था और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? नेपाल और भूटान के साथ लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कड़ी रक्षा करना। यहाँ पर संजय सिंघल। नेक्स्ट है, यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? कौन बना है? खालिद एल अनानी। ये यूनेस्को के 11वें महानिदेशक बने और इस पद पर पहुंचने वाले पूरे अरब जगत के पहले व्यक्ति हैं। यहाँ पर बी आंसर। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो दिग्गज बिजनेसमैन निर्मल कुमार मिंडा को एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एसोचैम का पूरा नाम भारतीय संबद्ध वाणिज्य और उद्योग मंडल है, जो कि भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन में से एक है। इस संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला आता है क्वेश्चन, जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के हिसार से संबंधित हैं और हरियाणा के ऐसे पहले जज हैं जो कि देश के मुख्य न्यायाधीश बने। 9 फरवरी 2027 तक इस शीर्ष पद पर रहेंगे। उन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई का स्थान लिया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 124(1) के तहत देश में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो यहाँ पर आर्टिकल 124 124 ए आंसर। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? तो दिग्गज मुक्केबाज गेनाडी गोलोवकिन को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट चुना गया। इस संगठन की बात करें तो 13 अप्रैल 2023 को इसका गठन हुआ था। वर्तमान में इसमें 125 नेशन फेडरेशन शामिल हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर लॉजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। सी आंसर। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक DG को नियुक्त किए गए? तो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं संजय गर्ग, उनको भारतीय मानक ब्यूरो BIS का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने प्रमोद कुमार तिवारी का स्थान लिया है। BIS की बात करें तो भारत का एक प्रमुख स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब संवैधानिक निकाय है, जो कि देश में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सर्टिफिकेशन मानकों को तय करता है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत मजबूत अधिकार दिए गए थे। संजय गर्ग यहाँ पर करेक्ट होगा। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने तकाइची को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया। उन्हें चुनते ही इतिहास रच दिया गया। वे जापान की कमान संभालने वाली इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। यहाँ पर साने तकाइची। लास्ट क्वेश्चन आता है, म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिलिट्री चीफ मिन आंग ह्वाइंग को वहां की संसद द्वारा देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। मिन आंग की बात करें तो साल 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से ही देश की सत्ता को संभाल रहे थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ध्यान से सुनी होगी, समझी होगी। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस में से ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं क्वेश्चंस, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है आपको। आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप OSS करंट अफेयर पैकेज को भी एनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज है हमारा। सिर्फ एक करंट अफेयर का ऐसा पैकेज, आपको कहीं पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बस करंट अफेयर का ये पैकेज ले लिया, आपको सारी PDF करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म पर डलती है, जितने भी वीडियोस डलते हैं, सारे के सारे इसी पैकेज में आपको अवेलेबल करा दी जाती है। तो आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज़ के सभी वीडियो की PDF भी आपको इसमें मिल जाएगी। लास्ट में फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आने वाली एग्जाम जो है हमारे सामने SSC CGL 2026, उसको लेकर मैंने 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकाले हैं और बिल्कुल एकदम ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद ये 1000 क्वेश्चन निकाले हैं कि कहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग करी है और 1000 क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप इन 1000 क्वेश्चन को एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। 20-25 रुपये की PDF है मात्र, उसको ले लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और 3-4 बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो आज के बस इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।